नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी ईपीएफओ का मॉडल पेपर थी। और क्वेश्चन जो आज डिस्कस होंगे वो होंगे आपके 81 से लेकर 100 तक। इसके बाद एक और पार्ट होगा जिसमें आपके 101 से लेकर 120 तक क्वेश्चंस रहेंगे, उन्हें भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। और जो नेक्स्ट मॉडल पेपर 4 होगा उसमें मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ला दूंगा, मतलब जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगा या जो वीडियो प्रोवाइड होगी उसमें आपको दोनों लैंग्वेज देखने को मिलेंगी, इंग्लिश प्लस हिंदी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021। तो लिखा हुआ है इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में क्या सही है। तो लिखा हुआ है द इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय द नीति आयोग। बिल्कुल सही है। जो आपका थिंक टैंक है नीति आयोग, वो इस रिपोर्ट को क्या करता है, आपका जारी करता है। और इंस्टीट्यूट फॉर द कॉम्पिटिटिवनेस वो इसके साथ है, जिसके साथ ये मिलकर आपका इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट बनाता है। तो नीति आयोग का बना था, आप याद रखना 2015 में बन गया था, ठीक है ना। और इसका जो चेयरमैन होता है हमेशा कौन होता है, वो पीएम होता है। तो अभी कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। और ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरे का दिल्ली टॉप द लिस्ट विद द स्कोर ऑफ द 46.6 फॉलोड बाय द महाराष्ट्र 42.5। ये गलत है, दिल्ली ने टॉप नहीं किया है। दिल्ली आपका अगर बोला जाएगा तो जो आपके यूनियन टेरिटरीज उनमें टॉप किया है। टॉप पिछले कुछ सालों से आपका कर्नाटका कर रहा है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, कर्नाटका इसका आंसर होगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका। और तीसरा, हिमाचल प्रदेश रिमेन द टॉप परफॉर्मर अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द हिली स्टेट्स। तो ये भी आपका सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही है, सेकंड गलत है, दिल्ली नहीं है। दिल्ली यूनियन टेरिटरीज में आपका टॉप पे है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। और लिस्ट ऑफ द टॉप 5 इनोवेटिव स्टेट्स में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर देख लीजिए आप, कर्नाटक हो गया, ये आप याद रखना कि कर्नाटक का नंबर 1 है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है, फिर आपका तमिलनाडु आता है। खासकर जो आपके साउथ के जो आपके स्टेट्स हैं उन्होंने डोमिनेट किया है इस लिस्ट को, तो ये आप याद रखना। अगर वही बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज की, तो आपका दिल्ली ने टॉप किया 46.6, ठीक है ना। पर अगर स्टेट्स की बात की जाएगी तो वो आपका कौन सा आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। यूटीज तो बता दिया। और इनका जो एवरेज है 25.35 और कितना 26.01 रिस्पेक्टिवली है, स्टेट्स और किन का, यूनियन टेरिटरीज का। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स की बात करें 17.89 के परसेंट 89 के आसपास है, जिसमें हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। और एक और चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे लिखा, अकॉर्डिंग टू द इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट सदर्न इंडिया हैज़ कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशन एज ए इनोवेशन हब। 4 स्टेट फीचर इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 5 इनोवेटिव स्टेट्स। मतलब जो डोमिनेट किया है वो साउथ इंडिया ने डोमिनेट किया है इनोवेशन इंडेक्स में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली आरबीआई हैज लॉन्च्ड द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर द ऑल द पेमेंट ट्रांजैक्शन ऑफ द वैल्यू 50 करोड़ एंड द अबव। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, अगर आपने करंट अफेयर्स से कनेक्टेड रहते हैं तो ये जरूर सुना होगा LEI के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। इसमें होगा क्या कि एक 20 डिजिट का आपका नंबर रहेगा, जिसके थ्रू आप 50,000 से ऊपर की जो आपकी क्या होंगी पेमेंट्स होंगी उनको आप क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, ठीक है। 50 करोड़ या जो 50 करोड़ से ऊपर की जो रकम होगी उन्हें आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 डिजिट्स आपके नंबर है। और इसका क्या है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल डाटा सिस्टम फॉर द बेटर रिस्क मैनेजमेंट पोस्ट द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो याद रखना है किसके लिए, आपका तो 50 करोड़ या उससे ऊपर की रकम के लिए है। और इसको दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस रकम को प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक तो आपका RTGS सिस्टम आ जाता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आ जाता है। एक आपका NEFT के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, इसे प्रोसेस कर सकते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू। तो ये आप याद कर लेना। अच्छा, ये जो आता है आपका, इसको बनाया किसने, तो रिजर्व बैंक ने अंडर पेमेंट एंड द सिस्टम सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के थ्रू इसे इंट्रोड्यूस किया है। तो ये आप याद कर लेना कि आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट कब आया था, 2007 में आया था। तो ये आपका इंट्रोड्यूस ऑफ द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर द लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन इन द RTGS एंड NEFT। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो कुछ खास तरीके की आपकी पेमेंट्स होती हैं, जैसे UPI होती है आपके फ़ोन पे, आपने देखा होगा तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से बोला जाता है। दूसरा जो होता है IMPS होता है, आपका क्या होता है, इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम होता है। और आपका NEFT और RTGS के बारे में मैंने बताया था। UPI में आप 1 रुपये कम से कम 1 रुपये आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और ये मैक्सिमम लिमिट आपकी 1 लाख तक जाती है। टाइमिंग अगर देखेंगे 24/7 है, आप कभी भी कर सकते हैं। वहीं IMPS की बात करें तो 1 रुपये है मिनिमम, और मैक्सिमम लिमिट 2 लाख चल जाती है। और ये भी 24/7 सर्विसेज है। नेफ्ट की बात करें
तो वो आपका ₹1 मिनिमम है और आपकी नो लिमिट है, अपर लिमिट कोई नहीं है, और वो 24/7 है। क्योंकि देखो नो लिमिट है तो इसलिए जो आपका LEI रखा गया है वो इस लिमिट में रखा गया है, क्योंकि ये आपके लिमिटेड है इसलिए यहाँ पर नहीं आते। इन दो सर्विसेज के थ्रू आप किसका LEI का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाती है। और दूसरा RTGS, जो आपका RTGS होता है 2 लाख से स्टार्ट होता है मिनिमम पेमेंट, और नो लिमिट जाती है ऊपर तक की। पर ये जो होता है, अब देखो NEFT जो होता है 24/7 है अब, और इसका जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका बैच में होता है। बैच में मतलब इस तरीके से होता है कि हर आधे घंटे में आपके बैचेस तैयार किए जाते हैं, मतलब जो पेमेंट होगा वो हाफ एन आवर के अंदर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, आधे घंटे के अंदर आपका हो जाएगा। RTGS रियल टाइम है तो तुरंत हो जाता है, जैसे आपका UPI या फिर आपका IMPS है। और पर इसकी टाइमिंग है अभी फ़िलहाल 7 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक, वर्किंग डेज में। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है जो मैं आपको समझा रहा था NEFT, RTGS और IMPS के बारे में। तो जो NEFT है बस ये याद रखना है कि हाफ आवरली बेसिस में क्या होता है, सेटलमेंट टाइप आपका चलता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रीजन फॉर द इंडिया विड्रॉल फ्रॉम द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, ठीक है ना। इसका आपने सुना होगा काफ़ी टाइम से, ये न्यूज़ में था, और भारत ने इसे विड्रॉ कर दिया था। जो मेन कारण था वो था आपका चाइना। हालांकि जो RCEP है, RCEP में आपकी कंट्रीज़ आती हैं, वो आती हैं आपकी कितनी, 16। उसमें आसियान आ जाता है, आसियान के 10 नेशन आ जाते हैं। और उसके बाद आपका ASEAN+3 में जो आपका चाइना आ जाता है, आपका साउथ कोरिया आ जाता है, और आपका जापान आ जाता है। और +6 में आपके 3 और कंट्री इंट्रोड्यूस होते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। एक +8 भी है जिसमें आपका रशिया आ जाता है और आपका USA आ जाता है। तो ये आप याद रखना। तो RCEP जो था वो 16 कंट्रीज़ का था, पर इनका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना था सभी कंट्रीज़ का। तो भारत ने इसे विड्रॉ कर दिया, कारण था चाइना, क्योंकि चाइना वैसे भी बहुत ज़्यादा डंप करता है भारत में अपना माल, तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो यहाँ पर जो लिखा मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ द ट्रेड बिल्कुल सही है, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म ये भी सही है, लेक ऑफ द कंसेंसस ऑन द रूल्स ऑफ द ऑरिजिन ये भी सही है, प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री ये भी सही है आपका। तो ये चारों आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आसियान और जो उसके कौन है आपके पार्टनर्स हैं, तो उनके लिए तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान की फुल फॉर्म है। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था आपका, कि अगर कोई देश है, जैसे अभी आप जानते हैं कि अभी ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं, आपकी एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह लग जाती हैं, डंपिंग ड्यूटीज़ लगती हैं, ठीक है ना। जब कोई जैसे कोई देश है, दूसरा देश है, तो अगर वो अपना सामान बेच रहा है तो इस देश को हक होता है कि ये इस सामान पर, अगर मान लीजिए ये 100 रुपये का है, इस देश ने इस देश को 100 रुपये में सामान बेचा, और भारत अगर मान लीजिए इस देश में वही सामान अगर मान लीजिए 150 रुपये का, तो बनता ही है। तो फेयर कंपटीशन के लिए इस देश के पास ये राइट्स होते हैं कि ये इस पर क्या लगा सकता है, ड्यूटीज़ लगा सकता है। वो आपका कितना ही परसेंट, उसमें कोई फिक्स नहीं होता, वो 50%, 100% अलग अलग हो सकता है। तो अगर वो 100% लगा दे इसमें, तो इसका रेट से 200 चला जाएगा। जिससे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है उसे कंपटीशन बोल सकते हैं कि फ़ायदा हो सकता है, कंपटीशन लड़ने में एक फेयर चांस बन जाता है। तो याद रखना कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था आपका RCEP। और इसकी बात आज से नहीं, लगभग मान के चलिए 19 जो आपका आसियान मीट हुआ था नवंबर 21 में, तब से चला आ रहा है। और इसकी शुरुआत 2012 से आपकी स्टार्ट हो गई थी बात करने की, जो आपका कंबोडिया में सेशन चला था। 16 देश थे जो मैंने बता दिया, आपका ASEAN+6 10+6, तो ये 16 कंट्रीज़ का था, भारत ने विड्रॉ कर दिया था इससे। अच्छा, इसमें क्या क्या था भाई, नेगोशिएशन पॉइंट थे, ट्रेड इन द गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सेटलमेंट, ई-कॉमर्स, स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेज एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। अच्छा, तो भारत ने क्यों किया, तो मैंने सारी चीज़ें जो अभी बताई आपको, ठीक है ना, उसका कारण क्या था, चाइना मेन रीज़न था। और एक और चीज़ बता दूँ कि अगर देखा जाएगा क्या ये भारत के लिए घाटे का नुकसान था, तो इस तरीके से भी नहीं बोल सकते कि घाटे का नुकसान था। भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो आपका FTA है, वो चाइना को छोड़कर सभी जितनी भी आपके आसियान नेशंस हैं, आसियान्स हो गए, उनके साथ भी किया हुआ अलग अलग। और आपके जितने भी बाकी जो आपके देश थे, जिसमें आपका कौन आ जाता है, साउथ कोरिया, उसके साथ भी किया हुआ है, जापान के साथ किया हुआ है, आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सबके साथ किया हुआ है। अगर बात करें आसियान की, तो उसका सेक्रेटरीट आपको जकार्ता में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ये जो जकार्ता है ये इंडोनेशिया कैपिटल है, याद कर लेना भी। और इसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिली 11 देखने को मिली, बर्मीज़ है, चाइनीज़ है, जैसे मैंडरिन बोलते हैं, चाइनीज़ को मैंडरिन भी बोला जाता है, इंग्लिश हो गई, फिलिपानो हो गई फिलीपींस की, इंडोनेशियन हो गई, खामेर हो गई, लाओ हो गई, मलाई हो गई, तमिल हो गई, थाई हो गई, और वियतनामीज़ हो गई। तो ये देख लीजिए 10 मेंबर कौन है, ब्रुनेई है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी है, पपुआ न्यू गिनी और तिमोर लेस्टे, यहाँ पे ही इस वाले पार्ट में। अच्छा, अभी जो सेक्रेटरी जनरल है वो लिम जॉक हुई है,
और बात करेंगे ये कब बना था, तो 8 अगस्त 1967, जिसे बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। चार्टर जो साइन हुआ था 16 दिसंबर 2008 में हुआ था। तो जो आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो आपके आसियान नेशंस है। आसियान +3 में जो आपको दिख रहे हैं वो वायलेट कलर में दिख रहा है, एक चाइना है, एक साउथ कोरिया है और एक जापान है। और आसियान +6 में 3 और कंट्रीज जुड़ती हैं जो आपको ग्रीन कलर में दिख रही होंगी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। एक आसियान +8 भी देखने को मिलता है जिसमें मैंने बता दिया आपको, एक रशिया है और यूएसए भी आपका पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द थ्योरी ऑफ द लेबर वॉरफेयर। तो लिखा हुआ प्लेकेटिंग रिलेशन थ्योरी कंसिडर द वर्क एज अ सॉर्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एंड हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोजेक्ट इट्स गुड इमेज एंड द बिल्ड अप द प्रोमोट गुड एंड द हेल्थी पब्लिक रिलेशन। तो यहाँ पे उल्टा है, ये गलत है। प्लेकेटिंग रिलेशन ऐसा नहीं होता है, ये जो है ये आपका पब्लिक रिलेशन, जिसमें आपका किससे रिलेटेड बात होती है, पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड बात होती है, पब्लिक के फायदे की बात होती है। तो ये उल्टा है, ये जो चीज़ लिखी हुई है पब्लिक रिलेशन थ्योरी आपकी लेबर लॉस में या लेबर वॉरफेयर में। वही पब्लिक रिलेशन थ्योरी में लिखा हुआ एडवोकेट टाइमली, एडवोकेट क्या करना है, टाइमली करना है, ठीक है ना, एंड पीरियडिकली एक्ट ऑफ द लेबर वॉरफेयर टू अपीज एंड द वर्कर्स। ये आपका उल्टा है, ये ऊपर जा रहा था। बाकी दूसरा तीसरा देख लेते हैं। तो दूसरा, ये दोनों तो गलत हो जाते हैं, इंटरचेंज कर रखे हैं आपस में। द ट्रस्टीशिप थ्योरी अगर देखें तो होल्ड दैट द इंडस्ट्रियल एंड द एम्प्लॉयज होल्ड टू टोटल द इंडस्ट्रियल एस्टेट्स properties in the profit accruing from them in trust for the workman, for him and for the society। तो ये ट्रस्टीशिप आपका, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर जो बनेगा जो आपका सही है वो आपका ओनली थर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका पैटर्निस्टिक और ट्रस्टीशिप जो थ्योरी आती है, तो लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ द लेबर वॉरफेयर। इन दिस थ्योरी इट इज हेड दैट द इंडस्ट्रीज, तो जब याद रखना पैटर्निस्टिक जो होती है आपकी, पैटर्निस्टिक मतलब जो पितृसत्तात्मक या पितृ जैसे बाप से बेटे में जाती है, ठीक है ना, तो इस तरीके से जो आती है। तो ये जो आपका करता है काम वो प्रॉफिट अक्योरिंग होती है, ये याद रख लेना, ठीक है ना। और इसमें क्या देयर ओन इंटरेस्ट, अब इसमें हो ये जरूरी नहीं है कि जो बेटा है उसके पास उस चीज़ का नॉलेज हो या ना हो, फिर भी वो क्या करता है, इंडस्ट्री को चलाता है, ये याद रखना। वहाँ पे उसकी मदद कौन करते हैं, जो उसके मेंबर होते हैं, उस बोल सकते हैं उस काउंसिल का जो मेंबर होते हैं या उस फैक्ट्री का जो मेंबर होते हैं, वो उसको क्या करते हैं, गाइड करते हैं। एम्प्लॉयर देयरफॉर हैव द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, देखो लिखा हुआ ना, employees have the moral responsibility to look after the interests of their wards who are the workers। नेक्स्ट चलते हैं। तो पब्लिक रिलेशन मैंने बता दिया, जब आप पब्लिक के लिए काम करते हैं तो उसे आपका क्या पब्लिक रिलेशन थ्योरी है, तो ये आप याद कर लेना। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, तो लिखा हुआ एटमॉस्फेयर ऑफ द गुडविल बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट, और लिखा हुआ वर्क एज अ शॉर्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एंड द हेल्प एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोजेक्ट इट्स गुड इमेज एंड बिल्ड अप एंड प्रमोट द गुड एंड द हेल्थी पब्लिक रिलेशन, ठीक है। अच्छा ये जो आपका चलता है द लेबर वॉरफेयर, ठीक है, वो चलता है आपका मैनेजमेंट एंड लेबर के बीच में। और एन एडवर्टाइजमेंट, तो ये आप याद रखना लेबर वॉरफेयर प्रोग्राम में हेल्प द मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट अ गुड इमेज ऑफ द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द चीफ लेबर कमिश्नर। तो लिखा इट इज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी, तो ये आपका सही है। द ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन द अप्रैल 1945 बाय द कंबाइनिंग द फॉर्मर organization and the conciliations officer railway supervisor of railway labor and labor welfare advisor। तो क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। तीसरा चलते हैं, तो चीफ लेबर कमिश्नर जो आपका है, इसका जो आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा यहाँ न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, तो ये गलत है, न्यू दिल्ली में नहीं है। इसका जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, नागपुर में, महाराष्ट्र। नागपुर को ऑरेंज कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, कैपिटल ऑफ इंडिया, और टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, कैपिटल भी बोला जाता है। और नागपुर से आपके कौन आते हैं, ऑरेंज फेस्टिवल यही मनाया जाता है, और यहीं से आपके कौन है, नितिन गडकरी हैं, जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर है, गडकरी। एमएसएमई की भी यही है, और आपके रोड एंड ट्रांसपोर्ट के भी यही है, मिनिस्टर है। तो इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आपके नागपुर। तो आपका तीसरा गलत है, और एक सेकंड रुकना है, नहीं, इसका सेंट्रल, हाँ चीफ जो है आपका, इसका जो आपका चीफ लेबर कमिश्नर है वो न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है ना, न्यू दिल्ली में, ये याद रखना, ये रीजनल है। तो इसका जो आंसर बनेगा नन ऑफ दी अबव होगा। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है। अच्छा तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई 1945, ये याद कर लेना, और ये सारी चीज़ें दिल्ली में इसका देखने को मिलेगा। इसके देखो चीफ लेबर कमिश्नर वो न्यू दिल्ली में, 3 रीजनल है, 3 रीजनल में बॉम्बे आ जाता है, कोलकाता आ जाता है, और लाहौर था। तो ये थोड़ा दिमाग में रख लेना आप, नागपुर कहाँ से आ गया है मेरे दिमाग में।
चलो कोई नहीं, पढ़ लेना फिर भी जो नागपुर के बारे में लिखा। आगे कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में चले गया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ईपीएफओ विजन 2030। ईपीएफओ आप जानते हैं जिसका पेपर आपने देना है, तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया या ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटरी यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज के बारे में बात करता है, बिल्कुल सही है। ईपीएफओ इंटेंड टू इंश्योर द मिनिमम पेंशन एट द रेट ऑफ द 50% ऑफ द नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस फॉर ऑल। तो ये दोनों आपके सही है। चलो बात कर लेते हैं क्या क्या है इसके विजन्स पे। तो ये चीज़ें तो मैं बता दिया। आगे लिखा हुआ द रिटायरमेंट फंड बॉडी इंटेंड टू अचीव द विजन बाय द डूइंग अवे फ्रॉम द करंट मेंबरशिप देयर होल्ड threshold wages ceilings and the coverage span through the amendment the extent EPF and the MP Act 1952। तो यहाँ पे जो सैलरी का बता रखा है वो 50,000 पर मंथ है। आर नाउ एलिजिबल फॉर द मैंडेटरी पेंशन अंडर द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम करेंटली द मिनिमम पेंशन पेबल अंडर द EPS। तो इसके थ्रू कितना है कि अगर आपकी सैलरी 15 या 15,000 से ऊपर है तो आपको 1,000 कम से कम आप क्या कर सकते हैं, अगर आप EPFO में क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं तो 1,000 रुपये आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी कम से कम। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर जो अभी है जो कंट्रीब्यूशन लगभग 12% का है। 12% आपको जो आपकी बेसिक सैलरी उसका क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा किसमें, EPF में, ठीक है ना। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि लिखा हुआ है हाउएवर द 12% एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन 8.33 गोज टू द EPS एंड द रिमेनिंग टुवर्ड द PF अकाउंट्स में चल जाता है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में चला जाता है। तो ये आप याद कर लेना। लिखा हुआ द रिटायरमेंट फंड बॉडी ऑल्सो इंटेंड टू इम्प्लीमेंट द स्पेसिफिक सर्विस एंड द वेलफेयर मेजर्स फॉर द वर्कर्स एट विद द लो वेजेस। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। तो अब ये स्टेट इंश्योरेंस स्कीम की अगर बात करें एम्प्लॉयज़ की, तो ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो पहले लिखा हुआ है कि ये अप्लाई किन भी होती है, फैक्ट्रीज पे, जैसे आपका रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, सिनेमाज हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, या एजुकेशन मेडिकल इंस्टीट्यूट हो गए। पर एक कंडीशन है, यहाँ पे आपका ये करता है, लगता है इंश्योरेंस स्कीम लगती है आपके स्टेट पर। यहाँ पे कंडीशन है कि कम से कम आपके पास 10 आपके क्या होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, तब जाके आप इसे क्या कर सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं। तो 10 या 10 से ज़्यादा, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड लिखा हुआ है द ECI स्कीम इज फाइनेंस बाय द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स एंड द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं रखती है। मैंने ये बताया था कि तो एम्प्लॉयर होता है जो यानी काम पे रखता है, एक एम्प्लॉय होता है, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ये टोटल जो आपका स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में आपका जाता है कंट्रीब्यूशन, वो 4% जाता है एम्प्लॉय की सैलरी का। तो उसमें एम्प्लॉयर्स कितना देता है, एम्प्लॉयर्स अपने पल्ले से देता है कितना, 3.25%, और एम्प्लॉय अपने पल्ले से देता है 0.75%। तो ये टोटल ला के 4% निकल जाता है आपका। तो यहाँ पर जो सही बनेगा वो बनेगा आपका ओनली फर्स्ट। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था, तो लिखा हुआ था ESIC स्कीम वॉज इनॉक्टेड इन द कानपुर ऑन द 24 फरवरी 1952। ये याद रखना, इसी को ESIC डे बोला जाता है। ऑल्सो में हमारे कौन थे, देन प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये याद रखना। और ये आपका काम करता था 1,20,000 एम्प्लॉयज़ पे उस टाइम पे, ठीक है ना। इसके लिए एक एक्ट भी लाया गया था जो आपका अभी पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इसके तहत इसने काम किया है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई, देखो लिखा हुआ है ना कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट एंड द डेथ ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट इंजरी टू प्रोवाइड द मेडिकल केयर टू इंश्योर द पर्सन एंड देयर फैमिलीज। अच्छा, आगे देखेंगे तो मैंने बता दिया कि ये कम से कम 10 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए तभी आपका काम करता है। पहले ये 15,000 पे आपका हो जाता था, पर 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो ये आपका 21,000 कर दिया गया। तो ये आप याद रखना। और इसमें कुछ अमेंडमेंट लाए गए थे, ECI स्कीम में लाए गए थे 1 अगस्त 2015 को। और जैसे मैंने कंट्रीब्यूशन बताया कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा 3.75% होगा, जबकि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें 0.75% होता है। यहाँ पे जो एम्प्लॉय की से जो सैलरी होनी चाहिए इसके लिए कम से कम आपकी 137 रुपये पर डे के हिसाब से होनी ही चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। होनी चाहिए मतलब तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो निकाल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द राइट टू वर्क अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। तो यह था आपका आर्टिकल 41, ठीक है ना। बात करें इसके बारे में, पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब क्लॉज आप याद करें, धीरे धीरे करके करें याद। तो लिखा हुआ है सोशलिस्टिक जो आपकी प्रिंसिपल है, मैंने बताया था कि जो आपका आर्टिकल आता है 36 से लेके 51 तक, तो ये आपने याद रखना है। ये तो DPSP में आता है, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज में आता है। तो ये याद कर लेना। लिखा हुआ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल लिखा टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द मिनिमाइज द इनइक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 38 में, कि इनइक्वालिटी की बात करता है, एक जैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद एडिक्वेट मीन्स ऑफ द लिवलीहुड फॉर द ऑल द सिटीजन्स, एक जैसा बोल सकते हैं लिवलीहुड होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सबके पास, और द मैटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड्स, प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क फॉर द मैन एंड वुमेन, ये याद रखना। इसमें भी बात होती है प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द
स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स एंड द चिल्ड्रन अगेंस्ट द फोर्सेबल अब्यूज, अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन A39, ये याद रखना आर्टिकल 39 में। इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड टू द पुअर, तो आर्टिकल 39A में बात करता है। राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड द डिसेबलमेंट, ये आर्टिकल 41 में बात करता है। अच्छा, बात करें तो आर्टिकल 42 में बात करते हैं मई प्रोविजन फॉर द जस्ट ह्यूमन कंडीशन फॉर द वर्क एंड द मैटरनिटी लीव, इनकी बात करता है। सिक्योर अ लिविंग वेजेस एंड द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग एंड द सोशल एंड द कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल द वर्कर्स 43 में। सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज 43A में है। रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन की बात करें, स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ, ये आर्टिकल 47 में ये बात करता है। इनको पहले याद करने से पहले आपने ये याद करना है कि पार्ट 4 DPSP से रिलेटेड है, ये याद कर लीजिए। और आपका आर्टिकल 36 से लेकर आपका ये चला जाता है 51 तक। तो आपने पहले इस तरीके से, ये डेफिनेशन है भाई 36 में, पहले ऐसे याद कर लो। 37 में आपका एप्लीकेशन, क्योंकि जब आपका इंडस्ट्रियल बोल सकते हैं लेबर लॉज आते हैं या फिर आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड आते हैं, सिक्योरिटी लॉ आते हैं, सोशल सिक्योरिटी से बात होगी, तो EPFO का एक बहुत बड़ा मैं बोल सकता हूँ कि पॉइंट है आपका DPSP से रिलेटेड। तो DPSP जरूर याद करके जाना वहाँ पे। तो लिखा हुआ है 37 में, लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेंट इन द पार्ट, लिखा हुआ है 38 में, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है ना, कि कल्याणकारी वेलफेयर होता है, कल्याणकारी नीतियाँ। 39 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी टू फॉलोड बाय द स्टेट्स। 39A में इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात करता है। 40 में द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज, पंचायत की बात करता है, ये आपका पंचायत से रिलेटेड है। और 41 में बात करता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। 42 में बात करता है प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड द ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड द मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। 43 में लिविंग वेगस की बात करता है फॉर द वर्कर्स। 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज की बात करता है। और 43B में प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। 44 में देखेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। याद रखना कि आर्टिकल 44 एक बार पेपर में पूछा गया था मेरे, ठीक है ना, तो ये केवल और केवल गोवा में आपका क्या अभी इम्प्लीमेंटेड है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है कि जो भी आपका रिलीजन है वो सारा क्या है कि एक ही उनके लिए क्या बने, सिविल प्रावधान बने, सारे एक ही कानून को माने। ऐसा नहीं कि आपके जो मुसलमान हैं वो सरिया कानून को मान रहे और जो आपके हिंदू हैं वो हिंदू जो आपका बोर्ड है उसके लॉस को मान रहे, तो सभी के लिए एक जैसा कानून हो, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है। भारत का जो एक बोल सकते हैं देखने की जो दृष्टि है वो किस तरफ होगी कि भारत को किस तरफ ले जाया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ले जाया जाए। जैसे भारत एक सेक्युलर नेशन है, धर्मनिरपेक्ष है, उसी तरीके से अगर भारत यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाता है तो ये भारत के लिए अच्छी बात होगी। तो आर्टिकल 44 जो है अभी केवल गोवा में आपके क्या लगी हुई है, बाकी किसी राज्य में नहीं। और ये पेपर में पूछा गया था कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, या पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो याद रखना गोवा में है केवल। 45 में प्रोविजन फॉर द फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, इसमें बात की गई है आपकी। इसके अलावा आपका आर्टिकल 21A है जो आपका चला जाता है कहाँ पर, आपका फंडामेंटल राइट्स में, वो चिल्ड्रंस की बात करता है। आपका आर्टिकल 51A है जिसमें आपकी क्या है ड्यूटीज़ है, वहाँ पे भी चिल्ड्रंस की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है उनकी। अच्छा, 46 में देखें तो प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन की बात करता है। ड्यूटी की बात करें 47 में बात करें ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग एंड टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। 48 में द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। 48A में प्रोटेक्शन ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ की बात करता है। 49 में आपका बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड द प्लेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। 50 में सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और 51 में प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड द सिक्योरिटी की यहाँ पे बात की जाती है। तो पहले क्लॉज यानी कि सब क्लॉज पढ़ने से अच्छा है कि पहले आप इन्हें पढ़ लीजिए, ठीक है ना, अच्छे से याद कर लीजिए, तब जाके आप सब क्लॉज पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट कंसर्निंग द डेटोपेंट टेंगाड़ी नेशनल बोर्ड फॉर द वर्कर्स एजुकेशन एंड डिप्लॉयमेंट। तो लिखा इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर, तो ये सही है। द हेडक्वार्टर ऑफ द सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली एंड द CBW, यहाँ पे हाँ शायद से वो जो था यहाँ पे मैं गड़बड़ी कर गया था, इसका हेडक्वार्टर नहीं है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर मैं लेबर कमिश्नर का चले गया था ना, हाँ इसका नहीं है, इसका नागपुर में है। अब आ गया दिमाग में, ये वो क्वेश्चन था जिसका नागपुर में था। द CBWD endeavor to widen the awareness of the workers and expose them to the best practices in the employment industry in the government to train them in the technique of the trade unionism। तो ये आपका सही है, सेकंड वाला गलत है केवल, तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही है। ये देख लीजिए यहाँ पे जो इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा नागपुर में, और कम से कम 50 रीजनल आपको हेडक्वार्टर्स के देखने को मिलेंगे भारत में, ठीक है ना। तो इस चीज़ के बारे में आप पढ़ लीजिए, मैं पीछे पढ़ रहा था, जो यहाँ पर पढ़ा गया है पूरा वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं
फंक्शन किस तरीके से कर सकता है, तो लिखा हुआ है द बोर्ड एक्सटेंड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फॉर्म ऑफ द ग्रांट इन एड टू द रजिस्टर्ड द ट्रेड यूनियन, और इसका हेडक्वार्टर का आपका नागपुर में, नागपुर के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी थी आपको। नेक्स्ट लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट कंसर्निंग द ट्रेड यूनियन, तो लिखा हुआ अनुसुईया साराभाई वॉज द फर्स्ट वुमेन ट्रेड यूनियन लीडर इन इंडिया। इस क्वेश्चन को जरूर याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलाहाबाद फाउंडेड द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन द 1972, तो ये दोनों सही हैं। अगर बात करें अनुसुईया साराभाई की, तो इन्हें बोला जाता है फर्स्ट वुमेन यूनियन या ट्रेड यूनियन लीडर इन इंडिया। तो ये फाउंडर रही हैं आपकी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की। ये क्या बोल सकते हैं भारत की सबसे पुरानी टेक्सटाइल यूनियन एसोसिएशन है, तो ये याद कर लेना। इनको जो था अनुसुईया साराभाई को मोटा बहन के नाम से जाना जाए, जैसे मोटा भाई बोला जाता है बड़े भाई को, उस तरीके से मोटा बहन वहाँ पे गुजराती में बोला जाता है बड़ी बहन को। साराभाई वुड स्टॉप एट द नो कॉस्ट टू इम्प्रूव द लीव्स ऑफ देयर वीवर्स, तो वो वीवर्स के काफ़ी पक्ष में बात करते। सी वेंट अप अगेंस्ट द हर ब्रदर अंबालाल, इनके भाई थे, उनके खिलाफ भी जाते, हु वाज द मेंबर ऑफ द मिल ओनर एसोसिएशन, बट इवेंचुअली द मिल ओनर्स स्कम्ड टू द प्रोटेस्ट एंड एग्रीड ऑन द 35% हाइक्स विद द बेटर वर्क एनवायरनमेंट, तो ये याद कर लेना। सी इंश्योर दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द मिल ओनर्स एंड द एसोसिएशन स्टे पॉजिटिव फॉर द ईयर्स टू कम, तो ये है अनुसुईया साराभाई, ठीक है ना। आपका 11 नवंबर 1885 को अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। 1972 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और पेरेंट थे साराभाई और सिबलिंग थे अंबालाल साराभाई जो इनके भाई थे, ठीक है ना। और इनके जो नेफ्यू थे विक्रम साराभाई और गौतम साराभाई थे। एला भट्ट की अगर बात करें तो ये इंडियन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविस्ट इन द गांधीयन फिलॉसफी से जुड़ी हुई है। हु फाउंड द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन ऑफ द इंडिया, जिसे बोलते हैं सेवा, 1972 में। सर्व्ड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द 1972-1996 तक इन्होंने रहा था, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। ये अभी जो है करंट चांसलर है गुजरात विद्यापीठ की, और अ लॉयर बाय द ट्रेनिंग, बट इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल लेबर कोऑपरेटिव वुमेन एंड द माइक्रो फाइनेंसिंग मूवमेंट्स एंड हैज वॉन सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स इंक्लूडिंग द रैमन मैग्सेसे 1977 में इन्हें मिला था। आप जानते हैं रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है, फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है, और फिलीपींस के जो आपके राष्ट्रपति थे उनके नाम पे दिया जाता है, रैमन मैग्सेसे के नाम पे दिया जाता है, और इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है। ये हाल फिलहाल में काफ़ी सुर्खियों में था, क्योंकि आई थिंक 2020 में जो था वो रवीश कुमार को मिला था, 2020 या 19 में जब मिला था, तो रवीश कुमार को मिला था। आप जानते हैं रवीश कुमार एनडीटीवी के आपके एक जर्नलिस्ट हैं, रवीश कुमार को मिला था। और जो सबसे पहले मिला था वो विनोबा भावे को मिला था, भावे को। और जब पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुए थे 1958 में, तभी मिल गया था। तो शुरुआत जो हुई थी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की 1958 में हुई थी भारत में, और पहली बार किसे मिल गया था, विनोबा भावे को मिल गया था, आप याद रखना। आगे लिखा हुआ है कि राइट लिवलीहुड अवार्ड 1984 फॉर द हेल्पिंग द होम बेस्ड प्रोड्यूसर टू ऑर्गेनाइज देयर वेलफेयर इन द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द पद्म भूषण। एक और चीज़ बता, रैमन मैग्सेसे से आपके सम्मानित कौन कौन है, तो वो मैं बता देता हूँ। आपके जो दिल्ली के सीएम है अभी अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी ये मिल चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये आपकी एला भट्ट तो 1933 में पैदा हुई थी, और एजुकेशन जो है BA LLB डिप्लोमा ऑफ द लेबर एंड द कोऑपरेटिव्स में किया है। ऑर्गेनाइज सेवा जिसकी मैंने बात की थी 1972 में, और इनके जो पति का नाम है रमेश भट्ट है, और इंदिरा गांधी प्राइज भी इन्हें मिल चुका है, तो ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट चलते विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स हैज प्रोविजन फॉर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, तो ये आपको देखने को मिलेगा शेड्यूल 7 में। आपका जो कंपनीज एक्ट आया था रिसेंट का वो 2013 का है। तो याद रख लीजिए जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात की जाती तो ये आपका शेड्यूल 7 में किसका, कंपनी एक्ट 2013 के। द टर्म कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन जनरल कैन बी रेफर टू एज द कोऑपरेटिव इनिशिएटिव टू असेस द टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंपनीज इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड द इम्पैक्ट ऑन द सोशल वेलफेयर। तो इसमें लिखा इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ द CSR जिसे बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने सुना भी होगा, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, या इंडस्ट्रियल लेबर लॉज अगर आपने पढ़े तो इसके बारे में भी सुना होगा। तो क्लॉज 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 की बात करता है। भारत में अगर बात करें इसकी, तो भारत में CSR को जो रखा गया है वो 2% रखा गया है एवरेज नेट प्रॉफिट। याद रखना कितना रखा गया, कोई भी अगर कंपनी है इसका अगर टर्नओवर 1000 करोड़ है, या फिर उसकी नेटवर्थ कितनी 500 करोड़ है, या फिर नेट प्रॉफिट कितना है 5 करोड़ है, तो वो CSR में 2% का अपना क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा ही करेगा। मतलब CSR में करने का मतलब वो इन्वायरमेंट में खर्चा करेगा या फिर सोशल वेलफेयर में करेगा, सामाजिक कार्यों के लिए करेगा। तो याद रख लेना 2%। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है और उसका टोटल जो नेट प्रॉफिट है वो 100 करोड़ का है, तो उसे 2% मतलब इसका 2% लगाएंगे 2 करोड़ रुपए, तो उसे किस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट या फिर सोशल वेलफेयर में करना पड़ेगा 2%।
अच्छा, यहाँ से एक चीज़ आपने याद दिमाग में रखनी है कि आपका ये लिखा हुआ ना, द चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड ऑफ द स्टेट रिलीफ फंड फॉर द कोविड-19 इज नॉट इंक्लूडेड। अब एक चीज़ याद है, जैसे मैं पीछे दिखा देता हूँ कि यहाँ पर नहीं, यहीं पर लिखा हुआ है कि अगर ये एग्जेम्प्टेड हो जाता है, आपको 2% खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप पीएम केयर फंड में उस पैसे को डाला था। अगर आपने कोविड-19 आपने देखा होगा पिछले साल काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन किया गया था पीएम केयर फंड में इसके लिए। तो अगर आपने यहाँ पे डोनेशन दी है और वो रीच कर जाती है 2% को, तो आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, पीएम केयर फंड में। अच्छा, क्या स्टेट के लिए खर्चा किया जा सकता है? नहीं, स्टेट में अगर खर्चा किया जाएगा तो आप इस 2% से आप फ़ायदा नहीं ले सकते, आपको ये अलग से करना पड़ेगा। फिर ये सिर्फ सेंटर के लिए। तो लिखा होता है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और द स्टेट रिलीफ फंड फॉर द कोविड-19 इज नॉट इंक्लूड इन द शेड्यूल 7th। ये याद रखना, कंपनीज एक्ट 2013 एंड देयरफॉर any contribution to such fund shall not qualify as admissible CSR। तो ये याद कर लेना, Schedule 7 of the Company Act 2013 provision of the list activities that can be included in the CSR. However, the donation of the state disaster management authority to combat COVID-19 can be counted as the admissible state। अब यहाँ पे देखो, अगर स्टेट ने अपना कोई यानी कि कोविड रिलेटेड फंड बना रखा है तो वहाँ पर ये इंक्लूड नहीं होगा, पर हाँ अगर उनका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है तब ये काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द क्रायोनिक्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली। इसके बारे में शायद से कई लोगों ने सुना भी होगा। एक तो क्रायोनिक होता है क्या, तो मैं बता दूं, क्रायोनिक जो होता है आपका, ये क्रिप्टो बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द ह्यूमन एनिमल एंड विद द इंटेंशन ऑफ द फ्यूचर रिवाइवल। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कुछ केमिकल्स डाल दिए जाए, जब वो मर जाता है तो कुछ खून को निकाल के केमिकल्स डाल दिए जाते हैं। और क्रायो को जो शब्द होता है वो होता है आपका, कि बोल सकते हैं आपका हाईली लो टेम्परेचर के लिए बोला जाता है। माइनस में जब आपका टेम्परेचर होता है तो बॉडी को माइनस में रखा जाता है, जैसे बॉडी सड़े ना गले ना। और बोल सकते हैं खून की जगह क्या यूज़ किया जाता है, जिससे टिश्यूज़ आपकी गले ना, तो उसके जगह केमिकल डाल दिए जाते हैं और उसे फ्रोजन कर दिया जाता है बॉडी को, ठीक है ना। एनिमल्स की भी रखी गई है, एनिमल्स की भी रखी गई है और ह्यूमंस की भी रखी गई है। इसमें आगे जो अभी अभी जिनके पास ये आपकी टेक्नोलॉजी बेहतर है वो है अभी आपके पास यूएसए के पास है और कनाडा के पास ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। रशिया भी इस पर काम कर रहा है। तो एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गए, या फिर ह्यूमन ब्रेन हो गया, तो उसे भी रखा जा सकता है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि भविष्य में जाके ऐसा हो सकता है कि इंसान को हम लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकें, जीवित रख सकते हैं या फिर से जिंदा किया जा सकता है। किसी भी भविष्य में ऐसा हो सकता है, अभी पता नहीं है पर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। तो उन बॉडीज़ में जान डाली जा सकती है जो अभी रखे गए, ठीक है ना। तो ये किसके लिए आपका, तो ये आपका क्रायो प्रिजर्वेशन है, ह्यूमन एंड द एनिमल्स इंटेंशन फॉर द फ्यूचर रिवाइवल, ठीक है ना, भविष्य को देखते हुए। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बताई वो यहाँ पे लिखी हुई, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, एक क्रायोजेनिक वर्ड आता है, क्रायोनिक आता है। तो क्रायोनिक टेक्नोलॉजी तो मैंने बता दी ह्यूमन से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है ना, जिसमें उनकी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है। क्रायो टेक्नोलॉजी के तो क्रायोजेनिक जो होते हैं वो इंजन होते हैं, क्या होते हैं, इंजन होते हैं आपके, ठीक है ना। जैसे आपने सुना हो कि भारत जो था, इंडिया ने मदद मांगी थी आई थिंक 1990 के टाइम पे। वो मदद मांग रहा था भारत किससे, रशिया से, कि उसे क्रायोजेनिक इंजन दे दी जाए ताकि स्पेस में उसका भी दबदबा बन सके। तो रशिया देना चाह रहा था पर यूएसए ने मना कर दिया था, यूएसए रोक दिया था, सैंक्शन लगा दिए थे। तो भारत ने फिर खुद का क्रायोजेनिक इंजन क्या किया था, डेवलप किया था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, ये पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है, व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द इंडियन साइंस सीन्स। लॉन्चिंग ऑफ द रोहिणी फर्स्ट सैटेलाइट इन 1980 की बात है। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट जो पहला हुआ था वो 1975 में हुआ था और उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, मैं कई बार बता चुका हूँ इसे। और दूसरा जो हुआ था आपका पोखरण सेकंड, जैसे बोलते हैं ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। तो ऑपरेशन शक्ति जो हुआ था वो 1998 में हुआ था आपका अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। अच्छा, स्टार्ट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर इसरो के बोले तो 1968 15 अगस्त को हुआ था। और फर्स्ट यूनिट ऑफ द कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो आपका है तमिलनाडु में, तो ये गोइंग क्रिटिकल सिचुएशन जो देखने को मिलती है इसकी 1983 में देखने को मिली थी। इससे पहले मैं कई बता चुका हूँ कि कितने आपके न्यूक्लियर पावर स्टेशन है भारत में। तो अगर इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे तो सबसे पहले जो आपका था वो बना था आपका कौन सा, स्टार्ट ऑफ द इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सी आपका पहला आंसर होगा, तो ये आ जाएगा। फिर बी वाला आ जाएगा 1975 में आपका पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। फिर तीसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा लॉन्चिंग ऑफ द रोहिणी फर्स्ट, और फोर्थ वन आ जाएगा कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये है आपका कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, याद रखना।
इसरो जो था 1969 में बना था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो आपके फाउंडिंग फादर थे उन्हें विक्रम साराभाई, जिनका मैंने पीछे भी अभी नाम बताया था यहाँ पर। ये इन्हीं के कौन थे, सिबलिंग्स थे अनुसुईया साराभाई के, ठीक है ना, नेफ्यूज थे, सॉरी कहते हैं सिबलिंग्स तो कौन थे, अम्बालाल साराभाई थे, और शायद से अम्बालाल साराभाई के बेटे थे विक्रम अम्बालाल साराभाई, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो विक्रम साराभाई इनके नेफ्यू थे, तो ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो एक ही फैमिली से आते थे। और कहाँ पे था मैं, ठीक है, विक्रम साराभाई तो फाउंडिंग फादर इसने बोला जाता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम का। के सिवान अभी आपके कौन है प्रेजेंट चेयरमैन है इसरो के। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट की बात करें, फर्स्ट जो हुआ था 1974 में हुआ था, और इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन माना गया था 18 मई 1974 को, और इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। रोहिणी फर्स्ट जो सैटेलाइट थी 35 किलोग्राम एक्सपेरिमेंटल स्पिन स्टेबलाइज सैटेलाइट थी, और इसकी जो आपकी पावर कैपेसिटी 16 वाट की थी, और इसे जो छोड़ा गया था SLV-3 से छोड़ा गया था सार सेंटर ऑन द जुलाई 1980 में। अच्छा, अगर मैं उसकी इसरो की बात करूँ तो उससे पहले जो आपकी संस्था देखने को मिलती थी वो देखने को मिलती इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च, जो 1962 में आपको बन गई थी, जिसका नाम था इग्नोस्पार। तो ये पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है ना। इसी का बाद में जाकर यही बाद में जाके आपकी क्या बनी थी, इंडियन इंस्टीट्यूट, सॉरी आपका इसरो बन गई थी 1969 में। तो याद रखना, कमेटी वॉज पार्ट ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च था, डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी थी, और होमी जहांगीर भाभा भी थे इससे जुड़े हुए, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। सार की अगर बात करें तो सार मैंने बता दिया, सार जो था उसे बोलते हैं आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, उसी के अंदर आपका क्या जाता है श्रीहरिकोटा रेंज आ जाती है, तो उसे सार बोला जाता है, ठीक है ना। ये एक हिसाब से इसरो का क्या है, लॉन्चिंग पैड साइट है, जहाँ से लॉन्चिंग की जाती है रॉकेट्स की, ठीक है ना। तो ये आंध्र प्रदेश में आपका श्रीहरिकोटा नेल्लोर आंध्र प्रदेश में आपका अवस्थित है। अच्छा, जो आपके न्यूक्लियर साइट्स हैं तो मैं बता देता हूँ आपका। उत्तर प्रदेश में एक नरोरा आता है, ये याद कर लीजिए। राजस्थान में आता है राजस्थान, या रावट भाटा भी लिखा रहता है, ये याद कर लेना। वही महाराष्ट्र में बात करें तारापुर है, और अगर कर्नाटक की बात करें कैगा है। तमिलनाडु में आपके 2 हाथ हैं, एक कुंडनकुलम आता है और एक मद्रास आता है, जैसे कलपक्कम बोला जाता है, तो ये आप याद कर लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, कार्गो ड्रैगन समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ इन द क्लास ऑफ द रियूजेबल कार्गो स्पेस क्राफ्ट डेवलप्ड बाय, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, स्पेस एक्स ने बनाया था कि एक रॉकेट जाएगा ऊपर, क्या करेगा अपना, जो बोल सकते हैं कार्गो ड्रैगन आपका क्या एक बोल सकते हैं स्पेस शटल है, ठीक है ना। ये किसका है, USA का है। स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है, आपकी वहीं की है, और ब्लू ऑरिजिन भी शायद से अमेजोन के, जहाँ तक मुझे याद है अमेजोन वाले जेफ बेजोस हैं उनकी ब्लू ऑरिजिन। बोइंग और लॉकहीड मार्टिन आपकी क्या है, वहीं की कंपनियाँ, कहाँ की, USA की हैं। ये हथियार वगैरह प्रोड्यूस करती हैं। स्पेस एक्स के कौन है आपके एलोन मस्क, तो ये आप याद कर लेना। तो इसने बनाया था आपको कार्गो ड्रैगन, ठीक है ना। और ये आपका क्या था, स्पेस शटल था, और इसको छोड़ा गया था किसके थ्रू, तो ये फैल्कन 9 जो यूज़ करता है कौन, फैल्कन 9 रॉकेट, तो इसके थ्रू छोड़ा गया था। तो रीयूजेबल था, मतलब इसे क्या, फैल्कन 9 जो स्टेबलाइज कर रहे हैं कि जैसे क्या होता था पहले छोड़ता था तो बाकी जो हिस्सा था वो कहीं गिर जाता था, तो ये वापस आ सकता है, जिससे पैसे की बचत की जा सकती है। तो कार्गो ड्रैगन उससे कई सारे आपके क्या डेमो वाले प्रोजेक्ट चलाए गए थे। तो इसमें क्या था कि जो आपका ISS है, इंडियन स्पेस स्टेशन है, जो लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है आपका लो अर्थ ऑर्बिट में। 3 ऑर्बिट होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट होता है लगभग, ठीक है ना, 2000 तक होता है ये लो अर्थ ऑर्बिट की अगर बात करें, 2000 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद आपका मिडिल अर्थ ऑर्बिट आता है, तो ये 2000 से लेकर 20,000 तक होता है। और फिर हाई अर्थ ऑर्बिट आता है, तो ये लगभग आपका 20,000 से लेकर 36,000 तक होता है। तो आपका ISS जो आपका है, जहाँ पर अंतरिक्ष यात्री रहने जाते हैं, तो ये लगभग आपका 400 किलोमीटर ऊंचाई पर है। तो यहीं पर क्या होता था कि पहले जो नासा के जो वैज्ञानिक थे वो रशिया की मदद लेते थे। रशिया का स्पेस शटल था सोयूज, ये वो होता था जिससे वो कहाँ जाते थे, ISS में जाते थे। पर स्पेस एक्स ने खुद का आपका डेवलप कर दिया कार्गो ड्रैगन। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना कि अब अमेरिका की जो डिपेंडेंसी होगी किस पे, रशिया पर, वो क्या हो जाएगी आपकी लगभग ख़त्म। तो याद कर लेना, मैं दिखा देता हूँ। तो इसके बारे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन May 2020 द क्रू ड्रैगन बिकम द फर्स्ट स्पेस व्हीकल टू लॉन्च द ह्यूमंस फ्रॉम द अमेरिकन सॉइल इन द 9 years, ठीक है ना, बिल्ड बाय द एलोन मस्क स्पेस एक्स, ठीक है ना। अच्छा, बैकग्राउंड लिखा हुआ है, द क्रू ड्रैगन इवॉल्व इन द अर्ली डिजाइन कॉल्ड द ड्रैगन 1 व्हिच लॉन्च्ड 20 टाइम्स ऑन द मिशन टू डिलीवर द कार्गो टू द ISS बिटवीन द May 2012 टू March 2020। तो काफ़ी मेहनत लगी इसमें। तो ये आपका वो आपका क्या बोल सकता है, क्रू ड्रैगन, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। इसका फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है और साइड व्यू है। ये जब इसका क्या कर सकते हैं, जो आपका डॉकिंग कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस तरीके से देखने को मिल सकता है। और जो जा रखे थे आपके डी हार्ले
और डी बैंगन, तो ये उनकी सीट्स का बोल सकते हैं कि इस तरीके से सीट्स लगी हुई हैं। तो ये आपका फ्रंट सेक्शन है, टॉप सेक्शन है और आपका कौन सा साइड सेक्शन है। तो इस तरीके के आपके जो कौन है स्पेस एक्स है एलोन मस्क की, ये आपकी क्या है प्राइवेट कंपनी है, कहाँ की यूएसए की। वैसे तो वहाँ का कौन है जो बोल सकते हैं सरकारी फॉर्म है वो कौन सा नासा, ठीक है ना, तो ये याद कर लेना। और जैसे रशिया का तो कौन सा रॉसकॉस्मॉस है, तो फैल्कन 9 हो गया आपका, BFR हो गया, फैल्कन हैवी हो गया, सैटर्न 5 हो गया, SL नासा हो गया, तो इनका इस्तेमाल ये किया जाता है। तो स्पेस एक्स की अगर बात करें तो 2002 में बनी थी, इसके फाउंडर आपके एलोन मस्क हैं। टेस्ला आपने सुनी होगी, टेस्ला जो आपकी इलेक्ट्रिक कंपनी है, इलेक्ट्रिक मोटर बनाती है, भारत में इसका हो गया है। तो इसका जो आपका प्लांट लगेगा वो लगेगा किस तरफ आपका, बेंगलुरु की तरफ। तो इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग है तो वो भी किसकी, एलोन मस्क की है, ठीक है ना। हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में, और रेवेन्यू काफ़ी जनरेट हो रहा है। बीच में आपके पहले नंबर पे आ गए थे एलोन मस्क नेटवर्थ के मामले में, पर फिर से आप क्या हो गए, दूसरे नंबर पे चले गए, जेफ बेजोस नंबर 1 पर है। अच्छा नेक्स्ट न्यूज़ आती है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द सिम। तो सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और जो आपका मोबाइल फ़ोन होता है, जो उसका सिम होता है वो 3 फॉर्म में आता है, नैनो सिम अब जो यूज़ होता है नैनो सिम होता है, माइक्रो सिम हो गया, स्टैंडर्ड सिम इसमें यूज़ होता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये आपका इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी पर आपके सिम क्या करते हैं, IMEI पर क्या करते हैं, काम करते हैं। अ पैसेंजर इज इन अ मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टॉप। तो ये कौन सा आपका, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जिसे आपका लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। कोई चीज़ अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, आपका अगर मोशन में तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर दे, तो ये पहला आता है। और ये याद रखना कि जब थ्योरी दी गई थी पहली बार, तो जब बिफोर गैलियो इट हैज़ बीन दैट ऑल द हॉरिजॉन्टल मोशन रिक्वायर्ड इन डायरेक्ट कॉज। Still, Galileo deduced from his experiment that the body in the motion would remain in the motion unless a force caused it to come to। तो इनकी थ्योरी से लिया गया आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ जो आपका उसे बोलते हैं आपका लॉ ऑफ जो आपका होता है मोमेंटम, ठीक है ना। तो फोर्स कैन प्रोड्यूस अ बॉडी मोशन, तो ये मोमेंटम बोला जाता है, ठीक है ना। मोमेंटम से रिलेटेड F = m × a, ये सेकेंड लॉ है, तो ये पढ़ लेना, मैंने पढ़ा रखा है। थर्ड लॉ जो होता है एक्शन रिएक्शन लॉ है आपका, तो ये पढ़ लेना आप। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी यूनिट ऑफ द प्रेशर। प्रेशर की एक तो है प्रेशर इक्वल टू द F/A। तो पास्कल तो इसकी होती है आपकी यूनिट, क्योंकि पास्कल ने दिया था। और फोर्स का होता है न्यूटन, और आपका एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो पहला तो आपका है। अच्छा अगर मैं आपका क्या कर दूँ, फोर्स को भी तोड़ दूँ, तो फोर्स इक्वल टू द M × A/A। तो M क्या होता है आपका kg, और ये एक्सलेशन होता है, तो ये हो जाता है आपका मीटर/सेकंड स्क्वायर, मीटर/सेकंड स्क्वायर, और नीचे हो जाता है आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक काम कर ले, तो इस मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका kg, और नीचे आ जाएगा मीटर/सेकंड स्क्वायर, kg मीटर/सेकंड स्क्वायर, तो ये थर्ड भी हो जाएगा, तो ये आपका क्या है, गलत है, आंसर बन जाएगा सेकंड, ठीक है ना। यहाँ पे वही चीज़ें बता रखी है। नेक्स्ट चलते हैं, Consider the following statement: the whistle of the passing train is clearly heard on the quiet misty night। बिल्कुल सही है। Velocity of the sound in the air proportional to the humidity in air, ये भी सही है आपका, तो दोनों सही है, A and B both are the correct। तो लिखा हुआ है देखो, the whistle of the passing train is clearly heard on a quiet misty night since the speed of the sound depends on the density of the medium। याद रखना कि जो आपकी साउंड की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे। The velocity of the sound in the air proportional to the humidity in the air, an increase in the humidity cause the increase in the density of the air। अब लिखा हुआ बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी देयर इज द 0.1 to 0.6 टाइम्स चेंज इन द स्पीड ऑफ द साउंड। द स्पीड ऑफ द साउंड इज द आइडल गैस डजंट डिपेंड ऑन द प्रेशर एंड द डेंसिटी। याद रखना कि वो जो आपका स्पीड ऑफ साउंड है वो प्रेशर पे क्या नहीं करती, आपकी डिपेंड नहीं करती है, ये डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज टू फैक्टर्स इज डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ द साउंड इज काउंटर्ड by each other। A sound is a vibration that propagate through the medium। याद रखना कि साउंड को मीडियम की जरूरत होती है, क्योंकि एक तरीके की आपकी मैकेनिकल वेव्स है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ मैकेनिकल वेव्स में 2 तरीके की वेव्स आती, 3 तरीके की वेव्स आती हैं आपकी, इसमें आपकी ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसी वेव आ जाती हैं। अब जो ये होती हैं आपकी, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स को हमेशा मीडियम की जरूरत होती है, पर जब आपके ट्रांसवर्स वेव्स आती है, मैंने पढ़ा चुका हूँ, देख लेना कहीं ना कहीं पर मैंने पढ़ाया है इसी टॉपिक में। तो ट्रांसवर्स वेव्स जो होती है उन्हें भी मीडियम की जरूरत होती है, पर उनमें क्या होती है कि एक लाइट भी आ जाती है, तो लाइट इसका एक्सेप्शन है। लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो ये केवल एक्सेप्शन है किसका, ट्रांसवर्स वेव्स का, अनुप्रस्थ तरंगों का। तो ये याद कर लेना।
तो मीडियम की जरूरत होती है साउंड को। द मीडियम इज विच द प्रोपेगेट कैन आइदर बी ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस की जरूरत होती है साउंड, ठीक है, ये याद कर लेना। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो कहाँ पर होती है, तो कहाँ पे होती है आपकी सबसे ज़्यादा होती है आपकी सॉलिड्स में, और फिर होती है आपकी लिक्विड्स में, फिर सबसे कम होती है आपकी किसमें, गैसेज में। साउंड किस तरह की वेव्स है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। किसकी जरूरत होती है, आपकी मीडियम की जरूरत होती है, याद रखना। दीज हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर रीजन आर टर्म्ड एज द कंप्रेशन एंड द रेफ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली, तो पढ़ लेना। नेक्स्ट द रेडिएशन इनिशियली प्रोड्यूस इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब। बाकी मैं अभी बता दूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बता दूंगा, जो आपकी जिन्हें बोला जाता है आपकी नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है ना, जिनको मीडियम की जरूरत नहीं, जो आगे आ जाएंगे अभी। तो रेडिएशन इनिशियली प्रोड्यूस इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब, तो आपने CFL पहले लगते थे, अब तो LED आपके LED बल्ब्स लगते हैं। तो CFL मतलब होता है कॉम्पैक्ट, फुल फॉर्म पूछ दी जाती है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो इनमें जो यूज़ होता था वो होता था आपका किसका, UV रेज का, अल्ट्रावायलेट्स का यूज़ होता था। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है कि द फ्लोरोसेंट ट्यूब कंटेन द हीलियम गैस एंड द नियॉन साइन बल्ब कंटेन द नियॉन। फ्लोरोसेंट लैम्प प्रोड्यूस द UV रेडिएशन बाय द आयनाइजिंग द लो प्रेशर मर्करी वेपर, तो ये याद कर लेना। और लिखा हुआ है हैज़ अ फॉस्फोरेसेंट कोटिंग ऑन द इनसाइड ऑफ द ट्यूब एब्जॉर्ब द UV एंड कन्वर्ट टू द विजिबल लाइट। तो इसमें क्या होता था कि आपका किसका होता था, एब्जॉर्प्शन होने के बाद UV का कन्वर्ट हो जाती थी आपकी विजुअल लाइट में। अल्ट्रासाउंड रेडिएशन पोर्शन ऑफ द EM जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिटवीन द एक्स रेज एंड द विजुअल रेज लाइट्स के बीच में आती है। आपकी कौन सी, अल्ट्रावायलेट, अभी दिखा दूंगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है आपका, तो लिखा हुआ इट इज एन एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवलेंथ। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्लूड ऑल द रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल, ये बता दूंगा, ठीक है ना, और ये चीज़ें अभी आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये आपकी कौन सी, फ्लोरोसेंट ट्यूब, और ये आपकी UV लाइट जैसे एब्जॉर्ब होती है आपकी और लाइट एमिट हो जाती है, ये आपके यहाँ पर। तो ये जो आपका है कि सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है, याद रखना वेवलेंथ के हिसाब से देखा जाएगा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की। तो इनके जो बोल सकते हैं जो दायरा होता है, जो डिस्टेंस होता है, जो एरिया कवर करती है रेडियो वेव्स सबसे ज़्यादा करती हैं, ठीक है ना। जब सैटेलाइट सिग्नल भी भेजने होते हैं तो वो रेडियो वेव्स के थ्रू होती है। तो रेडियो वेव्स आ गई पहले नंबर पे, फिर आती माइक्रोवेव्स, ठीक है ना, हीटिंग एजेंट होता है, इंफ्रारेड आती, फिर विजिबल आती, फिर अल्ट्रावायलेट आती, एक्सरेज और गामा रेज आती हैं। धीरे धीरे करके जो होती है वेवलेंथ क्या होने लग जाती है, शॉर्ट होने लग जाती है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होने लग जाती है। और जैसे जैसे इस तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो आपकी क्या होती है वेव्स होती है उनकी पेनिट्रेशन पावर जो बोलते हैं भेदन क्षमता भी बढ़ने लग जाती है। तो आपने देखा होगा गामा रेज की क्या होती है आपकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, ये तो आपका सेल तक म्यूटेट कर सकती है। एक्सरेज आते हैं आपके, तो ये केवल हड्डियों से नहीं जा पाते, इसलिए क्या होता है आपका, और ये किसने दिया था आपका, रॉयटजन ने दिया था। इसके लिए उन्हें क्या मिला था आपका, सबसे पहले बोल सकते हैं जब नोबेल प्राइज़ आपके इंट्रोड्यूस हुए थे तो उन्हें क्या मिला था, एक्सरेज के लिए, एक्सरे डिस्कवर करने के लिए उन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। रॉयटजन को कई बार पूछा जाता है, तो ये आप याद कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, फ्रिक्वेंसी जो होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, गामा रेज की होती है, तो ये याद रखना। सबसे कम होती है रेडियो की। हमें जो दिखती हैं वो कौन सी दिखती हैं, विजिबल दिखती हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, अ DVD इज एग्जांपल ऑफ, तो ये ऑप्टिकल डिस्क है, जानते हैं हार्ड डिस्क तो होती नहीं है, आउटपुट डिवाइस तो है नहीं, और सॉलिड स्टेट स्टोरेज नहीं है। तो DVD जिसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म के कई बार पूछा जाता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। जो पहली बार देखने मिला था 1995 के आसपास ही पब्लिश हुई थी आपकी, ठीक है ना, डेवलप हुई थी 1996 में, पब्लिश हो गई थी। तो ये लगभग 1995-96 में आई थी। सॉलिड स्टेट स्टोरेज की बात करूँ तो मेमोरी कार्ड है, आउटपुट डिवाइस की बात करूँ विजुअल डिस्प्ले यूनिट आता है आपका, ये मॉनिटर या प्रिंटर वगैरह आ जाते हैं। हार्ड डिस्क में आपका हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाती है जो 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट के आसपास आपको देखने को मिलती है। तो ये था आपका लेक्चर, होप कि आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे द्वारा नोटिफिकेशन मिलता जाए। वीडियो की लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी और फेसबुक पे भी शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम अगर ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से ही है, और यहाँ पर मैं PDF भी शेयर कर दूँगा। उसी तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप में मैं PDF शेयर कर दूँगा, और व्हाट्सएप में लिंक शेयर कर दूँगा। तो फेसबुक पर भी आप हमें क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।